नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रूस के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मॉस्को में अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री ने बताया कि हमारी बातचीत वैश्विक स्थिति के साथ साथ कुछ खास क्षेत्रीय चिंताओं को संबोधित करेगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे, इन दोनों का विकास और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने साझा बयान भी दिया। वहीं पश्चिम से लगातार भारत पर पड़ रहे दबाव पर बोलते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस भारत के लिए स्थिर और समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला भागीदार रहा है। वहीं बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकारों के बीच अलग अलग स्तरों पर मजबूत और लगातार संपर्क रहा है। कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कॉपीराइट के मामले में कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को बैन करने का आदेश दिया गया था। हालांकि कॉपीराइट के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। बता दें, निचली अदालत के द्वारा अकाउंट ब्लॉक के आदेश को कांग्रेस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं हाईकोर्ट ने अपना आदेश ये देखने के बाद पारित किया कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही ये स्वीकार कर लिया था कि उसने गलती से KGF 2 के गाने का इस्तेमाल किया था जो कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन था, और ऐसे ट्वीट्स को हटाने पर सहमति भी जताई। उसी के मद्देनजर हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि पार्टी के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की उस दलील को भी दर्ज किया कि वो कल दोपहर 2 बजे तक कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले ट्वीट्स को हटा देगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और 10 बार विधायक रहे मोहन सिंह राठवा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार राठवा अब बीजेपी में शामिल होंगे। छोटा उदयपुर के विधायक मोहन सिंह राठवा ने अपना इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर को भेज दिया। मालूम हो कि राठवा अपने गढ़ में आदिवासियों के बीच भी लोकप्रिय हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर देश की राष्ट्रीय राजधानी में सियासी माहौल गर्म है। नामांकन की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो चुकी है और ये 14 नवंबर तक चलेगी। MCD के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। इस बीच ABP न्यूज सी वोटर ने MCD के चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल किया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 250 वार्ड वाले दिल्ली नगर निगम यानी MCD में बीजेपी को 118 से 138, आम आदमी पार्टी को 104 से 124, कांग्रेस को 4 से 12 और अन्य को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। निश्चित रूप से इस ओपिनियन पोल के मुताबिक MCD पर कब्जे के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जोरदार टक्कर होने जा रही है। बता दें कि साल 2012 तक दिल्ली में एकीकृत नगर निगम था, लेकिन दिल्ली की तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार ने इसे उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगमों में बांट दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे फिर से एक कर दिया है। तीनों नगर निगमों को मिलाकर दिल्ली में कुल 272 वार्ड थे, लेकिन वार्डों के परिसीमन के बाद अब MCD में 250 वार्ड बनाए गए हैं। महाराष्ट्र सेवा दल के महासचिव कृष्ण कुमार पांडे की आज कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पांडे मार्च के दौरान गिर गए थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कृष्ण कुमार पांडे की मौत पर राहुल गांधी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस सेवा दल के महासचिव कृष्णकांत पांडे जी का निधन पूरे कांग्रेस परिवार के लिए बहुत दुखद है। उनके प्रियजनों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आज यात्रा के दौरान अंतिम समय में उन्होंने हाथों में तिरंगा थामा था। देश के लिए उनका समर्पण हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा। नोटबंदी के 6 साल के मौके पर कांग्रेस लगातार PM मोदी पर हमलावर है। राहुल गांधी ने भी कई ट्वीट कर PM मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने एक वीडियो को ट्वीट कर बताया है कि कैसे नोटबंदी पूरी तरह से फेल हो गई और जनता और अर्थव्यवस्था को कैसे इसका नुकसान उठाना पड़ा। राहुल ने इसके साथ ही लिखा है कि नोटबंदी पे PM द्वारा एक जानबूझकर उठाया गया कदम था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उनके 2-3 अरबपति दोस्त छोटे और मध्यम व्यवसायों को खत्म करके भारत की अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार कर लें। आज नोटबंदी के पूरे 6 साल हो चुके हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौरव वल्लभ ने कहा कि 8 नवंबर 2016 का दिन सबको याद होगा। आज भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के फैसले की 6ठी बरसी है। नोटबंदी के 50 दिन के बाद आज तक सरकार ने नोटबंदी का नाम तक नहीं लिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लूट 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के माध्यम से सरकार ने की थी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में अर्थव्यवस्था में जो कैश इन सर्कुलेशन है वो 72% बढ़ा है। 2016 में अर्थव्यवस्था में कैश सर्कुलेशन 17.97 लाख करोड़ था, जो आज 30.88 लाख करोड़ हो चुका है।
कैशलेस से लेस कैश होते होते कैश सर्कुलेशन 72% बढ़ गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि नोटबंदी पर सरकार के सभी दावे धराशायी हो गए, काला धन कम नहीं हुआ। स्विस बैंक में भारतीयों का धन 14 साल के उच्चतम स्तर पर, फेक करेंसी भी कम नहीं हुई। आरबीआई की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार 500 के नकली नोटों में 102% की बढ़त हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनपीआर के डाटाबेस को असम के अलावा पूरे देश में अपडेट किए जाने की जरूरत है। मंत्रालय ने कहा कि जन्म, मृत्यु और पलायन के कारण होने वाले बदलावों को शामिल करने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है और इसके लिए सभी परिवारों और लोगों की जानकारियों को इकट्ठा किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से एनपीआर को अपडेट करने का काम रोकना पड़ा था। मंत्रालय के मुताबिक एनपीआर को लोग खुद भी अपडेट कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अपडेशन के दौरान किसी भी तरह के दस्तावेज या बायोमेट्रिक्स को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 3,941 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है। बता दें, एनपीआर को साल 2010 में पहली बार तैयार किया गया था और 2015 में इसे अपडेट किया गया था। तब इसका कई विपक्षी दलों ने विरोध किया था और कहा था ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी बनाने की दिशा में एक कदम है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि इसका एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। श्रोमणी अकाली दल ने पार्टी के वरिष्ठ नेता बीबी जगीर कौर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीबी जगीर कौर ने ऐलान किया था कि वो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। बीबी जगीर कौर के चुनाव मैदान में डटे रहने के कारण अकाली दल ने अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद बीबी जगीर कौर ने कहा कि उन्हें कोई भी पार्टी से नहीं निकाल सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अपने आंख और कान बंद किए हुए हैं और वो गुमराह हो गए हैं। बीबी जगीर कौर ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल किसी एक परिवार की संपत्ति नहीं है। बता दें, बीबी जगीर कौर 1995 में श्रोमणी अकाली दल में शामिल हुई थी और वो 3 बार कपूरथला जिले की भुलस विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। वो बादल सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। बीबी जगीर कौर 3 बार एसजीपीसी के अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने अकाली दल नेताओं से 9 नवंबर को होने जा रहे एसजीपीसी के चुनाव में उनका समर्थन करने की अपील की है। मराठी फिल्म हर हर महादेव को लेकर मुंबई में एनसीपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। एनसीपी के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने सोमवार रात को ठाणे के एक मॉल में चल रही हर हर महादेव फिल्म की स्क्रीनिंग को रुकवा दिया। इस दौरान एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने दर्शकों के साथ धक्का मुक्की भी की। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान जितेंद्र आव्हाड वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों को थिएटर से बाहर जाने के लिए कहा। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी पहुंच गए और घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर चलने लगे। ठाणे के अलावा पुणे में भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग को एक मराठा संगठन ने रुकवा दिया। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि इस फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज की निजी जिंदगी में नहीं हुआ, जो इतिहास में कभी लिखा ही नहीं गया, जो हुआ ही नहीं, ऐसी बातों को फिल्म में दिखाया जा रहा है और इसका विरोध किया जाएगा। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि उनकी पार्टी अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करती है, लेकिन निर्माताओं को फिल्मों में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आज केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के विरोध में राजभवन तक पत्रकारों ने मार्च निकाला। ये मार्च केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के नेतृत्व में निकाला गया। पत्रकारों ने ये मार्च राज्यपाल के द्वारा 2 चैनलों के पत्रकारों को अपमानित कर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर करने के विरोध में निकाला। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को कोच्चि में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 मलयाली चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया और कहा था कि अगर वो चैनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 मलयाली चैनलों को प्रतिबंधित करने और पत्रकारों को अपमानित करने को लेकर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने कहा है, इन चैनलों के पत्रकारों को उन्होंने गेट आउट कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाला। वो लगातार ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता मुझे, अन्य नेताओं, मंत्रियों को भी गालियाँ देते हैं। वो सुर्खियों में रहने और खबर बनाने की कोशिशों में असंवैधानिक चीजें कर रहे हैं। बता दें, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राज्यपाल और सरकार के बीच लगातार टकराव चल रहा है। 3 राज्यों के राज्यपालों पर राज्य सरकारों ने केंद्र की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश में इस बार पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल के टिकट कटने को लेकर काफी नाराजगी बताई जा रही है। इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला मेरा था।
मैं चाहता हूं कि किसी दूसरे आदमी को मौका मिले। मेरी सीट पर आर्मी के रिटायर कैप्टन को मौका मिला है जो पार्टी के वफादार कार्यकर्ता भी हैं। इस मामले पर धूमल ने कहा कि जो बीत गई सो बात गई, अब हमें आगे पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं जब बीजेपी में बगावत पर उतर आए नेताओं को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए ये माना कि बीजेपी में बगावत अधिक है। हालांकि उन्होंने इसके साथ ही कहा कि यहाँ ज़्यादा सफलता के मौके होते हैं, वहीं अधिक लोग होते हैं और बगावत होती है। धूमल ने कहा कि पार्टी में एक सीट से टिकट की दावेदारी करने वाले कई सारे लोग होते हैं, लेकिन टिकट एक ही आदमी को मिलता है। पार्टी से लोग जब बगावत करते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को नुकसान तो होता ही है। चाहे एक वोट भी कम हुआ हो तो पार्टी को नुकसान होता है, और कार्यकर्ता जाता है तो ज्यादा वोट लेके जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले से संबंधित मामले में आज कोर्ट का आदेश आना था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने, पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने और वहां मिले आदि विश्वेश्वर महादेव के कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना करने की मांग पर सुनवाई होनी थी, जो टाल दी गई, यानी आज आदेश आना था। इस मामले में सिविल जज की अदालत ने 27 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 14 नवंबर निर्धारित की गई है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश लक्ष्मण राव जारकीहोली के हिंदू शब्द को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि हिंदू धर्म जीवन का एक तरीका है और एक सभ्यतागत वास्तविकता है। कांग्रेस ने एक ऐसे देश का निर्माण किया है जहां हर धर्म आस्था और आस्था का सम्मान होता है। यही भारत का सार है। सुरजेवाला ने कहा कि सतीश जारकीहोली का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और खारिज करने योग्य है। हम इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। बता दें, जारकीहोली ने एक बयान में कहा था कि हिंदू शब्द का अर्थ शर्मनाक है और इसका मूल भारत में नहीं है, ये फारसी शब्द है। उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या ये हमारा है? ये ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के क्षेत्र से आने वाला फारसी शब्द है। हिंदू शब्द का भारत से क्या संबंध है? फिर आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जारकीहोली ने यह बयान रविवार को बेलगाम जिले में मानव बंधुत्व वेदिके की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश लक्ष्मण राव जारकीहोली के हिंदू शब्द को लेकर दिए गए बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि शिवराज पाटिल के बाद अब कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली हिंदुओं को भड़काते और उनका अपमान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदू शब्द का मतलब बहुत ही गंदा है, ये संयोग नहीं, वोट का प्रयोग है। हिंदू आतंक से लेकर राम मंदिर के विरोध तक, गीता को जिहाद से जोड़ने तक। वहीं विवाद बढ़ने के बाद जारकीहोली ने कहा कि मैंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं। ये फारसी शब्द कैसे आया, इसके बारे में सैकड़ों रिकॉर्ड है। इसका उल्लेख स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, डॉक्टर जीएस पाटिल की पुस्तक वसभ भारत और बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार में किया गया है। ये सिर्फ 3-4 उदाहरण हैं। विकिपीडिया या किसी भी वेबसाइट पर ऐसे कई लेख उपलब्ध हैं, कृपया उसे पढ़ें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।